नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर की तह तक पहुंचकर हर जानकारी हम आपके सामने रखते हैं ताकि उस खबर के बारे में आप समझ सके, उसके मायने भी बेहतर तरीके से आपको हम समझा सके। इसलिए आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर जानकारी लगातार सामने तो आती है, लेकिन क्या वो जानकारियां आपके लिए सही हैं? क्या धरातल पर काम हो रहा है? सवाल है, लेकिन जवाब जनता दे रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से जनता ही परेशान हो गई है। कई सालों से अधर में लटके पड़े हैं काम। कई सालों से स्मार्ट सिटी का काम तो चल रहा है, लेकिन ये काम अधूरा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्त निर्देश अब जारी कर दिए हैं। इन्वेस्टर्स समिट से पहले सभी अधूरे काम पूरे होने चाहिए, ये बात कही गई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की समीक्षा की है और उन्होंने भी ये जांचा परखा और ये समझा कि यहाँ पर तो जितने भी काम स्मार्ट सिटी के हैं वो तो अभी अधूरे हैं। अधूरे काम को पूरा करने में समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ही काम को पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। लिमिटेड समय है और एक लिमिट रखी गई है, समय सीमा रखी गई है कि समय सीमा में आपको काम पूरा करना होगा। दिसंबर में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट है और आप सोचिए, स्मार्ट सिटी के नाम से देहरादून जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी बना भी है कि नहीं, सवाल तो जनता पूछ रही है और जवाब भी जनता दे रही है। क्योंकि जनता का कहना है कि हम ही परेशान हो गए, यहाँ से जाते हैं वहाँ गड्ढा खोदा गया है, वहाँ से जाते हैं तो वहाँ रास्ता बंद है, और कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन कब तक प्रोग्रेस, ये सवाल बड़ा है। हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, और एक और खबर हरियाणा से आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड हरियाणा से जुड़ चुके हैं जितेंद्र चौधरी भी। उन दोनों को आप स्क्रीन पर मेरे साथ अब देखने जा रहे हैं। ये दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे आज की अहम खबरों को लेकर। लेकिन जिस खबर की हम बात करने जा रहे थे और जिस खबर के बारे में हमने आपको बताया, ये उत्तराखंड से खबर है। स्मार्ट सिटी को लेकर बार बार राव शफात अली बात तो बहुत होती है और चुनावी वायदों में ये बात थी। उसके बाद कहा गया कि स्मार्ट सिटी बनाकर रहेंगे, लेकिन कब तक बनेगी, सवाल जनता पूछ रही है आज। लेकिन अब तो खुद मंत्री जी भी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और नाराज भी नजर आ रहे हैं कि ये एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हम करने जा रहे हैं, लेकिन जब यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी और देहरादून चमकेगा नहीं तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, सवाल तो ये भी है। बिल्कुल कमल, देखिए स्मार्ट सिटी का काम करीब 5 वर्षों से चल रहा है देहरादून में, और स्मार्ट सिटी के काम की अगर बात करें तो ये आधा अधूरा ही अभी तक पड़ा है, पूरा होता नजर नहीं आता। 5 वर्षों से ज्यादा का वक्त बीतता नजर आ रहा है। अब देखिए कि जनता के लिए तो ये मुसीबत बन चुका है और विभागों के लिए फजीहत बन चुका है, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से 7 सीईओ बदले जा चुके हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के, लेकिन काम आज तक पूरा नहीं हुआ। जनता एक सड़क से जाती है तो दूसरी सड़क टूटी मिलती है, वापस आती है तो फिर वही सड़क टूटी मिलती है। नालियों का निर्माण हो, ड्रेनेज का निर्माण हो, बिजली के खंभे हो, वायरिंग हो, ये तमाम जो चीजें हैं अलग अलग तरीके से हर जगह कहीं भी पूरी दिखाई नहीं देती है। बहुत लंबा वक्त बीत गया। परेड ग्राउंड को तो थोड़ा सा व्यवस्थित किया गया, लेकिन उसमें भी 2-3 वर्षों का वक्त लग गया था उसको ठीक करने में। अब जो कुछ मार्केट के इलाके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देहरादून जो है बहुत व्यस्तम इलाका है और करीब 4 से 5 विधानसभा स्मार्ट सिटी में पड़ती हैं और 24 घंटे यहाँ पर मूवमेंट रहता है, वाहनों का आवागमन रहता है। ये तमाम जो मुसीबतें हैं जनता को उठानी पड़ती हैं। अगर वो कहीं से गुजरती है तो कहीं नाली का निर्माण चल रहा है, कहीं सड़क का निर्माण चल रहा है। जी जी जी, राव शफात अली, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे इस खबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर जानकारी ये दी गई थी कि ये प्रोजेक्ट एक समय सीमा तक पूरे हो जाएंगे, लेकिन 5 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी इंतजार किया जा रहा है कि देहरादून में ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट कब तक पूरे होंगे। क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, राजधानी है देहरादून, अगर यहाँ पर काम ही लटके रहेंगे तो फिर जो इमेज है सरकार की उस पर भी असर पड़ता है और फिर लोग भी सरकार को ही कोसते हैं। लेकिन विभागों की ये जिम्मेदारी है कि अपने काम को बखूबी वो करें। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, स्मार्ट सिटी के अभी तक 60 सीईओ बदले जा चुके हैं, ये भी बहुत अहम जानकारी है। अभी सीईओ देहरादून जिला अधिकारी सोनिका है। विभाग का दावा यह कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 65% काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी काम बहुत अधूरा है। अब जब विभाग ही कह रहा है कि 65% काम पूरे हुए, तो आप सोचिए कि दिसंबर महीने तक का वक्त दिया गया है कि ज्यादातर काम को पूरा आप करें। तो क्या हम ये मानकर चले राव शफात अली कि 80%, 90% तक तो काम आप पूरा कीजिए दिसंबर तक? इन्वेस्टर समिट तक कम से कम इतना तो दिखा दीजिए कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वर्क इज कंप्लीट, थोड़ा बहुत तो हो चुका है। देखिए कमल, इस कार्य को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। जून 2023 में तो इसकी तिथि खत्म हो चुकी थी। बहुत सारी यहाँ निर्माणकारी एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन कोई भी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती। दावा ही किया जा रहा है कि 65% काम हो चुका है।
इसी की नाराजगी को लेकर के, इसी को देखते हुए जो शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। और क्योंकि एक बड़ी चुनौती है अब राज्य सरकार के सामने, दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है और इन्वेस्टर समिट से पहले पहले ये तमाम शहर की जो भी सड़कें हैं, बदसूरत हाल बना हुआ है, इसको ठीक करना होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इतने कम वक्त में किस तरह से स्मार्ट सिटी का काम होगा। दावे तो जरूर किए जा रहे हैं कि 65% काम हो गया, लेकिन जब कामों पर नजर डालते हैं, अलग अलग जगह जाकर के देखते हैं, तो कहीं आधा काम है, कहीं थोड़ा सा पूरा हो चुका है। लेकिन इतने कम समय में आप अंदाजा लगाइए कि जो काम पिछले 4 से 5 वर्षों में नहीं हो पाया, क्या वो 1 महीने या 15-20 दिन में हो जाएगा? तो ये तमाम ये कई बार हो चुकी है, अधिकारी भी प्रयास करते हैं, लेकिन जो निर्माण एजेंसियां लगी हुई हैं, ये उनकी लापरवाही नजर आती है। आप निर्माण एजेंसी क्या दे देते हैं और इसी वजह से ये काम और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर काम पूरा भी हो जाता है तो पीडब्ल्यूडी की टीम आ जाती है, कुछ और काम करना था, सीवर कहीं डलनी है तो वहां सड़क टूट जाती है। तो अलग अलग तरीके से जो भी मुश्किलें हैं इस वक्त देहरादून के सामने खड़े। तो बहुत मुश्किल से स्मार्ट सिटी में देहरादून का नंबर आया था, 2018 से काम चला है, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी देहरादून बन नहीं पाया। कमाल। राष्ट्रपति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। आपने बताया भी कब कब जो डेडलाइन है वो दी गई थी, लेकिन ये आगे बढ़ा दी गई और ऐसा हमने सरकारी काम में पहले भी देखा है। लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ये काम पूरा हो जाएगा और अब समय सीमा जो तय की गई है उसमें काम पूरा हो जाएगा, तो एक राहत आम लोगों को भी मिल पाएगी देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में ग्रुप डी और का सीईटी का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये एग्जाम है और आज और कल 2 दिन में सीईटी के एग्जाम को लेकर जो परीक्षा है वो प्रशासन की भी है और सरकार की भी है, परिवहन विभाग की भी है। ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा है। राज्य के 17 जिलों और चंडीगढ़ में बनाए गए परीक्षा केंद्र। परीक्षा सुबह और शाम को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाने का कार्यक्रम था। एक शिफ्ट में करीब 3.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। पहली बार फेस स्कैनिंग के बाद ही अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में एंट्री होने जा रही है। केंद्रों में परीक्षा देने वाले छात्र पहुंचेंगे, परीक्षार्थी पहुंचेंगे, उनकी पहचान के बाद ही एंट्री हो पाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि नकल रहित परीक्षा भी हो और बिना विवाद के परीक्षा संपन्न हो जाए। ये भी एक बड़ी बात है और बड़ा लक्ष्य है HSSC के लिए और प्रशासन के लिए भी। हमारे साथ स्टेट हेड भी जुड़ चुके हैं। उससे पहले कि हम उनके साथ बातचीत करें, आपको वो जानकारी बहुत गहराई से जाकर आप तक पहुंचाएं। हरियाणा में ग्रुप डी का सीईटी एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको हम ब्यौरा देते हैं। ग्रुप डी सीईटी की परीक्षा है। आज और कल 2 दिन सीईटी की परीक्षा होने जा रही। ग्रुप डी के लिए 13,536 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा है। राज्य के 17 जिलों और चंडीगढ़ में परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में 2 शिफ्ट में परीक्षा है। परीक्षा सुबह और शाम को 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। सुबह 10 बजे से 11:45 तक परीक्षा का समय, यानी कि अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज के दिन की 10 बज चुके हैं। परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से 4:45 तक दूसरी शिफ्ट में है। परीक्षा का समय एक शिफ्ट में करीब 3.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा के लिए कुल 13,75,151 उम्मीदवारों ने पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज की बसों में सफर की फ्री व्यवस्था है। सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में बसों का आवागमन हो रहा है, उपलब्धता है। हरियाणा रोडवेज की लगभग 3,000 बसों को लगाया गया है। कई शिक्षण संस्थानों की बसों का इस्तेमाल भी किया जाने की बात सामने आई थी। सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड दिखाने पर उनको बस सेवा फ्री में मिलेगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाने की बात चल रही थी। पहली बार फेस स्कैनिंग के बाद ही अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में एंट्री हो रही है। ये हमने देखा जब परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है और केंद्र में यानी कि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की पहचान के बाद ही एंट्री मिली थी। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में परीक्षा केंद्र, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में भी परीक्षा केंद्र है। गुड़गांव, फरीदाबाद, कैथल, हिसार में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नारनौल और रेवाड़ी में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। जितेंद्र चौधरी, सीईटी की परीक्षा, आप जानते हैं ग्रुप डी की परीक्षा, लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। कुछ परीक्षार्थी अभी परीक्षा दे भी रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपने ये मानी, क्योंकि सारे इंतजाम आपने देखे, सभी सवालों के जवाब आपने लिए हैं सरकार से, प्रशासन से, HSSC से। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि सभी जो इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त तरीके से आप देखते हैं? और ये जो ग्रुप डी की परीक्षा होने जा रही है इसके बारे में जो भी आपके पास जानकारी या डिटेल है वो थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए आप।
देखिए बिल्कुल कमल, ये खबर है एचएसएससी ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर के, जिसका लंबे समय से अभ्यर्थियों को जो इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। 10 बजे जो पहले सत्र की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। आपने भी जानकारी दी कि 2 दिन के अंदर 4 सत्र के अंदर ये परीक्षा होने वाली है। 1 घंटे 45 मिनट का जो एग्जाम है वो रहेगा। और अब कुछ ही देर बाद परीक्षार्थी जब बाहर आएंगे तो तमाम जो व्यवस्था बसों से लेकर के जो परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की जो व्यवस्था थी उन तमाम विषयों को लेकर के भी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और इसमें किसी प्रकार के और अन्य टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। इसी टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आधार पर ही ग्रुप डी की जो नौकरी है एचएसएससी द्वारा वो नौकरी देने का काम किया जाएगा। 13,536 पद है। बड़ी बात यह है कमल के करीब 13,75,151 जो लोग हैं उनकी तरफ से इसके लिए आवेदन किया गया है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ लोगों की तरफ से डबल जो आवेदन है वो किया गया है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा जो है 13,75,000 तक पहुंचा है। लेकिन जो सही आंकड़ा है, जिस तरीके की जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसके बावजूद भी बनते हैं जिनकी तरफ से इस परीक्षा को दिया जा रहा है। पद है 13,536। ऐसी स्थिति में एक बड़ा नंबर है। 17 जिलों के अंदर जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी सेंटर बनाया गया है ताकि किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। महिलाओं के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें सुदूर इलाके के अंदर जो है परीक्षा केंद्र पर ना जाना पड़े, पास ही में एक परीक्षा केंद्र हो ताकि किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के या वापस लौटने को लेकर दिक्कत जो है उसका सामना ना करना पड़े। और अपने आप में एचएसएससी की तरफ से, एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, क्योंकि इसको पूरा आयोजित किया जाता है, उसके अंदर फेस स्कैनिंग की बात हो, बायोमेट्रिक की बात हो, उन तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है ताकि किसी प्रकार से भी जो दूसरे सीटर बिठाने को लेकर के या फिर नकल रोकने को लेकर के जो भी प्रबंध है वो प्रबंध अपनी तरफ से किए गए हैं। अभी तक अगर हम बात करें ग्रुप डी की जो परीक्षा आज शुरू हो चुकी है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा खामियां या बहुत ज़्यादा परेशानियों को लेकर के हमें जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इससे पहले की परीक्षा, जब ग्रुप सी की जो परीक्षा हुई थी, सीईटी की प्री की जो परीक्षा थी, उसके अंदर कुछ इस तरीके की जानकारियां हमें पहले से मिलनी शुरू हो चुकी थी। यानी अपने आप में एचएसएससी की तरफ से, एनटीए की तरफ से जिस प्रकार का कदम उठाया गया है वो पूरे तौर पर फुल प्रूफ है। वहीं सरकार की तरफ से भी सहयोग को लेकर के तमाम व्यवस्था जो है कराने को लेकर के पहले से ही जो एडमिट कार्ड है उसी पर ये मेंशन किया गया था कि जो बसेस हैं उनके अंदर फ्री यात्रा कर सकेंगे तमाम जो अभ्यर्थी हैं और वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, सेंटर तक पहुंच सकते हैं। आज पहला चरण है, पहला सत्र है। दूसरे सत्र की परीक्षा 3 बजे से शुरू होगी और कल भी इसी तरीके से टाइमिंग शेड्यूल रहने वाला है। करीब 1 महीने के बाद कमल ये माना जाए कि इसका रिजल्ट जो है वो सामने आ सकता है, जिसके आधार पर, रिजल्ट के आधार पर ही जो मेरिट बनेगी उसी आधार पर कहीं ना कहीं 13,536 पदों को पर भर्ती करने का कार्य जो है वो आरंभ हो जाएगा और इन पदों पर भर्ती होते हुए नजर आएगी, जिसका लंबे समय से युवाओं को इंतजार था। और नंबर भी आप देख सकते हैं, 13,536 पदों के एवज 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो है जिनकी तरफ से आवेदन किया गया है। इसमें एक नंबर और निकल करके सामने आता है जब परीक्षा हो जाती है कमल, कि आवेदन करने वालों की संख्या भले ही 11 लाख से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद जो परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या इससे भी कम देखने के लिए मिलती है। पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है। तो सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि इस आधार पर किस तरीके से युवाओं को नौकरी मिलती है और क्या जो समय सारणी बनाई गई है उसी अनुसार तमाम चीजें रहती सवाल होगा इस बार की जो ये सीईटी की परीक्षा है ग्रुप डी की, ये बाकी परीक्षाओं से कैसे आप अलग मानते हैं और बाकी परीक्षाओं से बड़ा चैलेंज क्या था एचएसएससी के सामने? देखिए ग्रुप डी की जो परीक्षा है कमल, इसके अंदर किसी दूसरी प्री और मेन की जो परीक्षा जिस तरीके से ग्रुप सी के अंदर किया गया है, इस प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसी परीक्षा में जो आज परीक्षा हो रही है, जो अब से कुछ ही देर बाद जो पहला ये कह सकते हैं कि सत्र की जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। इसी परीक्षा में जो रिजल्ट अभ्यर्थियों का आएगा उसी रिजल्ट के आधार पर जो नौकरी है वो उनको मिल सकेगी। यानी इसके बाद किसी तरीके की कोई और फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट के आधार पर ही वो नौकरी पा सकेंगे। तो अपने आप में एक अलग ये बात जो है ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यवस्था की गई है एनटीए की तरफ से, अभी तक
कोई भी बात अमूमन देखने के लिए मिलता था, पेपर को लेकर के कोई बात या अफवाह जो है वो सामने आती थी, या फिर अभ्यर्थियों के सेंटर तक पहुंचने को लेकर के समस्या देखने के लिए मिलती थी। इससे पहले तक वो तमाम समस्याएं या फिर परीक्षा केंद्र के अंदर जाने को लेकर समस्या मिलती थी। ऐसी अभी तक कोई भी रिपोर्ट जो है हमारे जो तमाम जो रिपोर्टर तैनात हैं अलग अलग जिलों के अंदर, वहां से अभी तक कोई इस और भिवानी से जगबीर घनघस भी एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उनकी एक रिपोर्ट आई है अभी थोड़ी देर पहले की, आपने जिक्र कर ही लिया कि हमारी जो टीम मौजूद है वो जांच परख रही है कि व्यवस्थाएं कैसी है। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं भिवानी से, देखिए जगबीर घनघस की रिपोर्ट। देश भर में आज सीईटी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। भिवानी में भी सीईटी परीक्षा देने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी वो पहुंच चुके हैं सेंटरों पर। आप देख सकते हैं कि इस समय राजीव गांधी महिला कॉलेज में जो सेंटर बना गया उसमें काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं। यहाँ पर पुलिस का जो है वो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सिक्योरिटी के तौर पर, और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पेपर देने आए हैं। किस प्रकार से जो है उनकी तैयारियाँ और कितनी परेशानी या आसानी से वो सेंटर तक पहुँच पाए हैं, कुछ अभ्यर्थियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको दिखा दे कि किस प्रकार से जो है सेंटर में प्रवेश किया जा रहा है। बाकायदा पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग की जाती है, किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न हो। सबसे पहले जो है चेकिंग की जाती है, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन यहाँ पर की जा रही है। हज़ारों की संख्या में जो है वो परीक्षार्थी आज जो है वो पहुँच रहे हैं अलग अलग सेंटरों पर। अगर बात करें तो करीब 12 से 13 लाख अभ्यर्थी जो हैं आज सीईटी की परीक्षा आज और कल जो 2 शिफ्टों में 2 दिनों में 2 अलग अलग शिफ्टों में होने वाली हैं। कुछ अभ्यर्थी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, कितनी तैयारी के साथ आप आए हैं आज? सही तैयारी है। तो बस से आए हैं या गाड़ी से? बाइक से। यानी कि पूरी तैयारी के साथ अभ्यर्थी आज जी पेपर देने आए यहाँ पर? नहीं, मैं तो साथ में आया हूँ, मेरी मिसेज का एग्जाम है। तो किस चीज़ से आए, अपने व्हीकल से? हाँ, अपने व्हीकल से आए। पेपर जल्द ही शुरू होने वाला है। पूरी जो है पुख्ता प्रबंधों के साथ जो है यहाँ पर पेपर है, जो सीईटी का पेपर है उसको लिया जाएगा, और कल भी जो है ये सीईटी का पेपर होगा। लेकिन इन 2 दिनों के बीच जो है काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जो ये चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ये पेपर होगा। तो अब देखना होगा कि किसी तरह की कोई लापरवाही या वो नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो। इसके लिए हालांकि पूरे दावे किए गए हैं। अब देखना होगा कि 2 दिनों में यह परीक्षा किस प्रकार से होती है। खबरें अभी तक के लिए कैमरामैन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस। प्रदेश भर में आज सीट एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। इसरो ने TVD-1 का पहला परीक्षण कर लिया है। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग हो गई है। बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी जानकारी गगनयान के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा हम बता दें। ये भारत का बहुत बड़ा मिशन है और ऐसा हम कर लेंगे 2025 तक तो हमारे लिए इतिहास बन जाएगा। अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच भी दिया है। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है गगनयान की पहली टेस्ट की फ्लाइट, और ऐसे में आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसे याद कर लीजिए क्योंकि गगनयान को लेकर आज का दिन अहम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। Had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them.
Before that, before we get any further updates, I would like to introduce the Mission Director, Sri H. Shivakumar, and the Director of the Crew Module and Crew Escape System to you. So over to Shivakumar. Thank you, Chairman ISRO. All Center Directors, senior members, MRR and FRR team, and all distinguished guests. It's like, words are not coming up. Yeah. Sir, this is like, never before attempt. It's a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all This. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the. आप सोचे कि मानव युक्त हमारा गगनयान, हमारा बनाया हुआ गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा और वापस सुरक्षित हम अपने यहाँ के लोगों को ले भी आएंगे, और ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा आने वाले वक्त में, और हम इतिहास रचेंगे। वैसा पहली बार देश में होने जा रहा है। गगनयान को आप याद रखें, इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि हमेशा हमेशा बच्चों को भी किताबों में पढ़ाया जाएगा गगनयान के बारे में। जब 2025 में हम इसे लॉन्च करेंगे सिर्फ विद ह्यूमन, लेकिन आज इसकी टेस्ट फ्लाइट थी। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से एक बड़ी जानकारी, 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में क्लीन फ्यूल बसें ही चलेंगी। जी हां, इलेक्ट्रिक बसें और BS6 बसों के संचालन को ही अनुमति दी जाएगी। 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में पुरानी डीजल की बसें नहीं चल पाएंगी। CAQM ने जारी किए हैं सख्ती के निर्देश। पॉल्यूशन कम करने को लेकर यह कदम उठाया गया है, और ये कदम सख्त इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि पहले हम ये बता रहे थे कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली में अनेक तरह के कदम दिल्ली सरकार भी उठाती है। डीजल जनरेटर को बंद कर दिया जाता है, निर्माण कार्यों पर सर्दियों में रोक लगा दी जाती है, लेकिन अब डीजल की जो बसें हैं वो भी काफ़ी पॉल्यूशन करती हैं। अब इसको लेकर भी जानकारी दी गई, लेकिन एनसीआर के जो इलाके, इसमें हरियाणा के जिले भी तो शामिल हैं। तो जानकारी हम लेते हैं हमारे स्टेट हेड से, जितेंद्र चौधरी। हरियाणा के जिलों पर भी इसका असर पड़ेगा, वहां भी क्या हम ये मानकर चले कि BS6 बसें चल पाएंगी, डीजल की बसें जो BS4 है वो नहीं चल पाएंगी? थोड़ा सा विस्तार से क्लियर कर दीजिए दर्शकों को, क्योंकि कई लोग जुड़े भी हुए हैं इस व्यापार से भी। बसें भी कई लोगों की हैं और स्कूली बसें भी हैं। उन तमाम बसों पर क्या ये नियम लागू हो जाएंगे दिल्ली एनसीआर में? देखिए, बिल्कुल अभी जो बसें, सबसे पहले सवाल का जो जवाब आपने पूछा है कि जो लोग जुड़े हुए हैं, तो सीधे तौर पर जो बसें परिवहन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, उन सभी बसों पर ये पूरे तौर पर लागू होने जा रहा है। और जो दिल्ली की ओर जाती हैं बसें, खासतौर से उनको 1 नवंबर के बाद यदि वो BS4 बसें हैं, क्योंकि अभी तक जो BS4 बसें हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब सिर्फ क्लीन फ्यूल जो है उसी की जो बसें हैं वो दिल्ली की ओर जा सकेंगी, जिसके अंदर CNG की बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, और BS6 फ्यूल पर जो चलने वाली या इंजन से जो चलने वाली बसें हैं, केवल वही बसें ऐसी होंगी जिन्हें दिल्ली के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बस होगी तो उसको जब्त करने का जो प्रावधान है वो रख दिया गया है। CAQM क्या है ये भी दर्शकों को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि किसी प्रकार से जो एयर क्वालिटी है अगर वो खराब होती है तो तमाम जो ग्रैब के जो नियम हैं उनको समय समय पर लागू किया जा सके, जिसमें जेनसेट को बंद करने का जो प्रावधान है वो पहले ही कर दिया गया था दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर। जी डीजल से चलने वाले, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है जितेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक सवाल मेरे मन में है, बहुत संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में बताइएगा। जो राज्य परिवहन निगमों की बसें हैं, जैसे हरियाणा रोडवेज की बसें हैं या दिल्ली परिवहन निगम की बसें हैं, वो अगर BS4 होती उन पर भी नियम लागू, वो भी दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगी? देखिए, दिल्ली में पहले से ही CNG बसें चल रही हैं और BS4 राज्य परिवहन की जो बसें हैं वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। एनसीआर में भी नहीं चल पाएंगी, दिल्ली में भी नहीं चल पाएंगी। उन्हें BS6 या फिर क्लीन फ्यूल पर लाना होगा, वही बसें केवल संचालित हो पाएंगी। एनसीआर मतलब हरियाणा के शहरों के बीच भी इन बसों को के संचालन को लेकर के आने वाले समय के अंदर जो है सख्ती से पालना करने के निर्देश जो है वो CAQM की तरफ से दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम शब्दों में भी बहुत कुछ समझा दिया है। शुक्रिया जितेंद्र आपका। पंजाब की ओर बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा का सत्र, पहले दिन सत्र जो हुआ है उसमें बहुत कुछ देखने को मिला है। पहले दिन में करीब 3 घंटे की बहस के बाद ये सत्र खत्म हुआ। 30 अक्टूबर को, आप याद है आपको, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई है, और ये बात भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है वो कहते नजर आ रहे थे। ये आपको याद होगा, कल ये बात कही गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही अगला सेशन बुलाया जाएगा।
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित चुनी सरकार के लोकहित के मुद्दों को उठाने के में अड़चन डाल रहे हैं, ये बात भी कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हरसिमरत पौल, हमारी संवाददाता। हरसिमरत पौल, पंजाब में इस समय सियासी घमासान भी बचा हुआ है, राज्यपाल और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा जाए तो वहां से भी सख्ती के निर्देश दिए गए और सख्ती दिखाई गई पंजाब सरकार पर, और आलोचना का सामना करना पड़ा है पंजाब सरकार को। तो चौतरफा घिरी हुई है पंजाब सरकार इस समय, हम कह सकते हैं। जो सेशन था वो बुलाया गया था, 2 रोज़ा ये सेशन था। हालांकि आपको ये भी बताया कि जब बजट सेशन की शुरुआत हुई थी तो उसको उसके बाद उठाया नहीं गया था, यानी कि अब तक जितने भी पंजाब में सेशन रखे गए हैं बजट सेशन के बाद, वो लगातार उसी के आगे हम कह सकते हैं कि विस्तारित सेशन जो थे वो रखे गए थे। ये जो सेशन था इसको खास तौर पर बुलाया गया था क्योंकि माना जा रहा था कि ये सेशन SYL के ऊपर केंद्रित रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसमें पता लगा कि अब बिजनेस और भी हैं। GST बिल का बिजनेस था, इसके अलावा SYL पर बात होनी थी पर वो बात हो नहीं पाई क्योंकि सेशन से सिर्फ एक दिन पहले एक बार फिर से बनवारी लाल पुरोहित जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख दी और उसमें लिखा कि ये सत्र भी आपका पिछले सत्रों की तरह असंवैधानिक है। अगर आप ये सत्र करेंगे तो मुझे मजबूरन राष्ट्रपति को शिकायत करनी पड़ेगी इस सत्र की। तो हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये सत्र हुआ पर ये कुछ ही घंटों में सिमट कर रह गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये बात सदन के बीच में कही कि हम कोई भी बिल अगर पारित करते हैं तो राज्यपाल उसे रोक देते हैं। इसके चलते हुए अब हम सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही निर्देश लेंगे और उसके बाद ही अगला सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। 30 अक्टूबर को नया सेशन बुलाने की बात की जा रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो टसल चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत पौल, आपने जानकारी दी है। और खबर की तह तक में आज के इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ब्रेक के बाद भी। नमस्कार।